हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ एपीएससी इन एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 70 दिन के आसपास का टाइम बचा है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस एग्जाम की काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पूरे एफर्ट डाल रहे होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। लेकिन ये टाइम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हम में से बहुत सारे बच्चों के मन में एंजाइटी फील हो रही होगी, नर्वसनेस आ रही होगी, कुछ चीज़ें जो है छूट रही होंगी, कुछ चीज़ें अच्छे से कवर हो रही होंगी। तो यहाँ पे एक माइंडसेट बहुत जरूरी है डेवलप करना इन 70 दिनों को अच्छे से डील करने के लिए। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो आप लोगों को गाइड करने वाले हैं कि भाई इन 70 दिनों को आपने किस तरीके से जो है प्रोसीड करना है ताकि इस एग्जाम में आप अच्छा रिजल्ट लेकर आ सको। हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं आज वो है आकाश अग्रवाल सर, जिनका रैंक 59 था एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन में। आकाश सर, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कुलदीप। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एपीएफसी ऑफिसर बन के किस तरह का जो है इस टाइम काम चल रहा है, मजा आ रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत कुछ अभी एक साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है। मैंने लास्ट नवंबर में ज्वाइन किया एंड अब तक मतलब काफी कुछ सीखने को मिला है एंड लर्निंग कर्व बहुत तगड़ा है इसमें। काम है, आप बिजी रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, तो एक्सपीरियंस अलग ही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आईआईटी आईएसएम धनबाद का जो इंजीनियर था वो कैसे यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए ईपीएफओ एग्जाम में जो है आ गया। ये जर्नी कैसी रही सर, और किस तरीके की स्टेजेस आपकी रही इन बिटवीन? एक्चुअली अच्छा अच्छा लर्निंग फेज था, क्योंकि सी जब आप आईआईटी में होते हो तो आपको लगता है कि सी यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। आपने आईआईटी निकाला हुआ है तो आप अभी सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो फाइनल ईयर में लगा कि ओके पैकेज तो लग गई है, मतलब सिलेक्शन भी हो गया, जो प्लेसमेंट होते हैं उसमें। व्हाट बेटर वी कैन डू, तो यूपीएससी इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, तो यूपीएससी में गए। अनफॉर्चुनेटली जो भी बोले वो अच्छा एक्सपीरियंस था, पढ़ाई नॉलेज सब ठीक था, बट 4 5 अटेम्प्ट आई गेव 5 अटेम्प्ट, 5 मेंस, 2 इंटरव्यूज, बट कहीं से भी उसमें हुआ नहीं। तो देन अल्टरनेटिवली आई वाज एनीवे लुकिंग फॉर द एग्जाम्स। एंड सिंस एपीएफसी वाला एक ग्रुप ए था, यूपीएससी ही कंडक्ट करा रहा था, तो चाहे वो ईओए हो चाहे एपीएफसी, मैंने दोनों ही दिया था। एंड सिंस यूपीएससी वाज कंडक्टिंग, सो मुझे कहीं ना कहीं पैटर्न पता था। एंड बीच में थ्रू सीजीएल आई वाज वर्किंग एज अ डबल एओ इन डिफेंस ऑडिट। राइट सर। सर, आपने इतनी सारी स्टेजेस निकाली, इतने सारे जो है इंटरव्यू फेस किया आपने, बहुत सारे और भी एग्जाम दिए। तो क्या वो माइंडसेट में चेंज आया जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई है, आपने एओ पोस्ट पे काम करते हुए पेप्सी एग्जाम जो है क्रैक किया, आप वर्किंग प्रोफेशनल थे। तो माइंडसेट में एक चेंज आता है ना जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ हम अब चीजें डील कर लेंगे। वो आपको क्या लगता है सर, कहाँ पे वो मोमेंट थी जहाँ पे आपको चेंज अपने आप में फील हुआ सर? कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप बोलेंगे कि एक माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज ऑलवेज देयर, मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा चेंज में नहीं बोल सकते, बट हाँ एक ऐसा होता है जब आप जॉब में जाते हैं, जब आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है और आपके पास एक लर्निंग कर्व होता है, जैसे वहाँ आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो यू नो हाउ टू बिहेव विथ योर सीनियर्स। राइट। वो एक एक्यूमेंट क्रिएट होता जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आता है इंटरव्यू को लेकर के, कि ये इंटरव्यू में तो आई हैव ऑलरेडी सेट डाउन विद मतलब सीनियर्स जहाँ भी होते हैं, तो आई नो हाउ टू टॉक टू देम। तो वो वाला पोर्शन हम लोग देख लेंगे। राइट सर। आकाश सर, आपकी तरह ना अभी भी इस टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की जर्नी में बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने भी शायद मल्टीपल मेंस लिख दिए हैं, इंटरव्यू भी दे दिए हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। और आप तो जानते हैं कि जब हम बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता को नहीं छू पाते हैं तो प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है, मन में सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है, नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन फील होना शुरू हो जाता है। तो आपके जो है टाइम पर भी आपको भी ऐसा फील हुआ होगा। तो इन इमोशंस डेफिनेटली। को, इन चीजों को कैसे डील करना चाहिए सर? मतलब कैसे अपने आप को दोबारा से खड़ा करना चाहिए कि नहीं यार चल ठीक है, तेरा पास्ट इतना अच्छा नहीं है, बट अब तुझे ऐसे आगे अप्रोच करना चाहिए। वन थिंग आई वुड लाइक टू से शुरू से कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं। बिल्कुल। वॉट एवर आई एम गोइंग टू शेयर, दे आर माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्लीज। माइट हेल्प पीपल। So I really feel कि having people, friends and family around, कि talking to your family, talking to your friends, it gives you a very much, मतलब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है जो आपको रिक्वायर्ड होता है इस जर्नी में, कि 2 3 साल आप वहाँ बस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, जैसा कि आपने बोला। सेल्फ डाउट भी है उसमें। 1 2 महीने के लिए कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, तो एक आध महीना 15 दिन वो इंसान हताश भी होता है कि अगला बिल्कुल। साल करना है नहीं करना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कुछ फ्रेंड्स हो, जानने वाले हो, आपके साथ हो, बात कर रहे हो आप रेगुलरली उनसे, घर वालों से बात कर रहे हो। इसके अलावा यू ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर कि आपने शुरू क्यों किया था। कि अगर सिर्फ पैसों के लिए शुरू किया था, सिर्फ पावर के लिए शुरू किया था, तो ठीक है, दोज आर वेरी स्मॉल मोटिवेशंस। वो आपके साल 2 साल के प्रिपरेशन या फिर तकलीफों के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि पैसा कहीं से भी आ जाएगा और पावर नहीं चाहिए मुझे, अब हो गया। हम्म। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट, मतलब कुछ यू शुड हैव मोटिव, कि राइट। यस इसलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आपको कहीं ना कहीं 15 दिन 20 दिन के बाद उसको रिविजिट करना होता है। जब आप कभी फेलियर फेस करते हैं तो आप उस मोटिव को रिविजिट कीजिए कि हाँ मैंने शुरू क्यों किया था, क्या वो फुलफिल हो गया, नहीं हुआ है तो फिर समय, तो फिर आपने सोच के ही शुरू किया था कि समय मुझे देना और मेहनत लगेगी, वो तो हर कोई सोच के शुरू करता है।
बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने एक बात बोली कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने ये चीज क्यों चुनी थी अपने लिए और क्यों हमने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि वो वाई अगर हमें पता है ना, तो हम हाउ एंड व्हाट तो अपने आप कर ही लेंगे फिर। बहुत बढ़िया सर, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे एक और जो है सवाल जानना चाहूंगा, और एज एन एस्पिरेंट जानना चाहूंगा, ना कि सिलेक्टेड एपीएफसी ऑफिसर, कि अगर आप इस सिचुएशन में होते कि भाई आपके पास 70 दिन बचे हैं, कुछ चीजें आपने कवर कर ली हुई हैं अपनी प्रिपरेशन में, और कुछ चीजें और कवर करनी है। लाइक अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड के थे तो आपके लिए जीएस पोर्शन, क्यूआरई पोर्शन थोड़ा सा टच में था, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स जैसे अकाउंट्स हो गया, आयरन लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, वो आपके लिए नया था। तो इन 70 दिनों को आप कैसे प्लान करते हैं? आप क्या कवर करने की सोचते हैं और क्या स्किप करने की सोचते हैं एज एन एस्पिरेंट सर? सी मतलब एक पेपर को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन के पेपर को, तो यू हैव टू अटेम्प्ट समवेयर अराउंड, अच्छा खासा नंबर आपको अटेम्प्ट करना होता है। बट सही आपके अगर 90 हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ 180, 185, 190 के आसपास होता है। तो 90 या 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो यू आर थ्रू विद द एग्जाम। आपको आप इंटरव्यू में आपको जगह मिल जाएगी, फिर आपको वहाँ एक तरह से परफॉर्म करना होता है। अब 90 क्वेश्चन के लिए यू हैव टू एनालाइज कि भाई 90 मार्क्स मेरे कहाँ से आ रहे हैं। अगर यूपीएससी वाला कोई होता है, जैसे मैं यूपीएससी के थ्रू था, तो मुझे पता था कि हाँ, जो जीएस वाला पोर्शन है, प्लस मेरा मैथ्स बैकग्राउंड भी था, तो मुझे पता था कि मैथ्स वाला बैकग्राउंड है, जो कि मैं मतलब एटलीस्ट कुछ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है करके। बट अगर कोई इस सब बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर उसको जो मैक्सिमम पोर्शन है वहाँ पर फोकस करना चाहिए। जैसे मैथ्स, अगर एसएससी और यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहा है तो मैथ्स आप कर लोगे। लेबर लॉ आपको करने ही है। अगर अकाउंट्स एक क्वेश्चन, मतलब एक पार्ट होता है अकाउंटिंग जहाँ क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होते हैं। इंग्लिश हो गया। मतलब मेरा ओवरऑल पॉइंट ये है कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स को पकड़िए, ऐसे टॉपिक्स को पकड़िए जो कि 10 दिन 20 दिन में आप पर टॉपिक कवर कर पाएंगे। कहीं आपने जीएस उठा लिया, तो जीएस लड़के 2 ढाई साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको 70 दिन में मैच करने के लिए नहीं जा सकते। हाँ, आप बेसिक जीए पढ़ लीजिए, बेसिक जीएस पढ़ लीजिए, बट डोंट गो इनटू कि मुझे जीएस खत्म करना है और मैं जो है ये विजन की उठाऊंगा और 2 साल की मैं मार जाऊंगा 70 दिन में। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज एन इशू। जब आप ये एटीट्यूड लाते हैं कि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन, तो अकाउंटिंग है, लेबर लॉ है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, या फिर जो भी है, इंग्लिश भी उसमें मार्क्स आते हैं, मैथ्स में भी मार्क्स आती है, कंप्यूटर जो कोई कभी नहीं पढ़ता वो इसी टाइम पे आके पढ़ते हैं लोग। इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया आपका, ऑडिट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ऑडिट भी जैसे सी एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑडिट के क्वेश्चन नहीं है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन एक दो हैं। सिमिलरली और एक दो टॉपिक है जिनके क्वेश्चन आपके कम आते हैं। इंश्योरेंस तो हो गया, स्टैट हो गया। इंश्योरेंस है, स्टैटिस्टिक है, तो उसमें आप एक काम, वो स्टैटिस्टिक तो सिर्फ एक ही दिन का है, तो वहां से अगर एक आध क्वेश्चन में निकल जाता है दैट इज बोनस फॉर यू। तो ये सब को आप साइड में रखिए कि इनमें अगर मेरे को एक हफ्ता आखिरी में आते आते मिल जाता है तो आई टेक अप दिस थिंग्स आखिरी में एक हफ्ते में। राइट नाउ फोकस ऑन द बिगर टॉपिक्स जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और किसी ने नहीं पढ़ा है। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो यू आर इक्वल इन द कॉम्पिटिशन, वहां आपको राइट। लोगों को पीछे करना है। तो वो चीजें आपकी कहीं ना कहीं लेबर लॉ से रिलेटेड होती हैं, मैथ्स, इंग्लिश, आपका कंप्यूटर में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स का ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, तो इकोनॉमिक्स अगर आप बेसिक भी कवर कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स यू आर डन विथ, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे वहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। इसके बाद में जब आप बात करने जाते हैं, वन टॉपिक आई एम फॉरगेटिंग हियर, लेबर लॉ, डेवलपमेंटल इश्यूज, पीडीजी वाला जो नो नो, कंपोनेंट है। जी गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, यस। गवर्नमेंट स्कीम्स क्योंकि वो भी एक बहुत लिमिटेड जो है एक सिचुएशन होता है। तो इन सबको मिलाकर के जब आप 50 से 60 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं 30 से 40 दिनों में, तो आप 50 से 60 क्वेश्चन का जो अपना एक प्रिपरेशन बेस है वो क्रिएट कर लीजिए कि भाई ये मेरा सॉर्टेड है, ये 60 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर लिया और अभी भी समय जो है मेरे पास कहीं ना कहीं 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, डिपेंडिंग ऑन द कैलिबर, मेरे पास बचा हुआ है। उस 40 दिन में अब आपको टारगेट करने होते हैं कि भाई 30 40 क्वेश्चन मैं किस किस एरिया से बढ़ाऊँ। अब आप छोटे छोटे चीजों को एनालाइज करना शुरू करते हैं कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आया था, यहाँ से 5 क्वेश्चन आया था, तो 5 वाले को पहले उठा कर खत्म करते हैं ऐसा। उसमें फिर आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री वन ऑफ द मेजर टॉपिक है जहाँ क्वेश्चन आते हैं, बट हिस्ट्री विल टेक योर 20 डेज इजिली। मतलब अगर आप आपका बेसिक भी आपने सीजीएल कर प्रिपेयर किया हुआ है तो भी आपको हिस्ट्री शुरू से लेकर आखिरी तक करने में कम से कम 10 दिन तो लगेगा। यस सर। प्लान अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से ब्रेक इट डाउन। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं है तो मैथ्स पे आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, आपके 2 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे ही उसमें। राइट। सेम गोes। अब आप कह रहे हैं कि हार्ड वर्क करने से पहले एक बार स्मार्ट प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है अपने लेवल के हिसाब से। सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करके बिल्कुल। गो डिसेंडिंग राइट सर। एंड उसको सर पढ़ने टाइम पे।
बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पर बच्चों के मन में ना एक डर हमेशा रहता है कि यार मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, क्या पता वहां से पेपर ना आ जाए। देखो अब आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपके लिए थोड़ा बोलना आसान है कि आप ये छोड़ सकते हो, कवर कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट की मेंटेलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है सर, मतलब मैं, आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ कि जब हम एस्पिरेंट होते हैं ना तो हमें डर लग रहा होता है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से उनको एक तसल्ली देना चाहोगे कि देखो छोड़ना नहीं कह रहे हैं हम स्मार्ट प्लानिंग करना कह रहे हैं, या फिर हम पीआईक्यू के अकॉर्डिंग चलने की बात कर रहे हैं। आप ये एक तसल्ली में चाहूंगा कि आप उनको एक अच्छे तरीके से बताएं सर। एक इसका अच्छा फिगर है मेरे पास एक्चुअली। मॉडर्न इंडिया, इट्स अ कोर ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। मॉडर्न राइट, इंडिया वो हम लोग राइट, एनसीईआरटी शुरू करते हैं। मैंने 2017 के आसपास में शुरू किया था। हर साल मैं कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चन सॉल्व करता था मॉडर्न इंडिया के। 100 क्वेश्चन करके 2-2,500 पहुंच ही जाते थे। वो हर साल नया क्वेश्चन मिलता था मुझे। जब तक मैं 2023 तक प्रिपेयर कर रहा था, 6 साल हुए, मैंने 12-13 हजार क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर भी 2023 में आके हर क्वेश्चन नया था, मतलब क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल, हुआ ही नहीं टेस्ट सीरीज में, पता नहीं क्यों। बिल्कुल, तो दैट इज द ट्रूथ ऑफ द स्टडी। आप छोड़ के जाते हो। लाइक माई सिचुएशन, इफ आई मैंने अपने पीएससी का जो मैं टाइम था, मैंने ऑडिट छोड़ दिया था। ऑडिट मैंने छुआ ही नहीं था। इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैंने 1 या 2 दिन दिया था, उसको भी ऐसे ही छोड़ दिया था। तो 1-2 दिन देना मतलब उसको मैं छोड़े में काउंट करता हूँ। क्यों? आप तसल्ली के लिए एक दिन आपने वेस्ट जरूर कर लिया उसमें, जो आप बोल रहे हैं कि मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, भाई मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन पूरा छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने तसल्ली के लिए 1 या 2 दिन देख लिया उसको, बट एवरीबडी नोज कि वो 1-2 दिन में यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल। यू हैव टू प्लान दैट 9500 क्वेश्चन, कि 9500 पहले हो जाए। फिर वो एक हफ्ता जो है ना, हम 20 क्वेश्चन को भी दे देंगे। ठीक है, आपको मानसिक देखिए सबको चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय तो आप देंगे ही देंगे, बट उस समय को ऐसा प्लान कर लीजिए कि वो आपका बिल्कुल ही एकदम कॉर्नर वाला समय हो, जो कि आप बस एक मानसिक संतुष्टि के लिए कहीं ना कहीं कर रहे हैं। राइट सर, मेजर चंद आप प्लानिंग के हिसाब से कीजिए। राइट सर। आकाश सर, हम दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट, और एक बात शायद हम जानते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी से कि इन एग्जाम्स का सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। नहीं होता, नहीं होता, तो यहाँ कभी पे नहीं होता। यहाँ पे 100% सिलेबस कवर करने की बजाय हमें 80% सिलेबस को 3-4 बार रिवाइज करके उस पर प्रैक्टिस करके शायद एग्जाम में अगर जाएं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। राइट सर। सी मंत्रा ऑफ सिलेक्शन इज 95 करेक्ट, 20 रॉन्ग। राइट, राइट, वही है, वही आप 95 पूरा सही भी नहीं कर सकते। 95 करेक्ट एंड 20 रॉन्ग, यू विल गेट सिलेक्टेड। एंड मेजोरिटी ऑफ अस हु गेट सिलेक्टेड, या मैं जब प्रिपेयर भी करता था तो मैं यही बिलीव करता था कि ठीक है 95 मुझे सही करने हैं, उसके आगे के अगर 20 थोड़े से गलत होते हैं ना, तो भी आई गेट इजिली विद इन द टारगेट पॉइंट। राइट सर। सर हमारे साथ ना बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और वो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि कुछ ऐसे हाई वैल्यू कंपोनेंट्स आप अगर एक बार रिपीट कर दो, आपने बताया भी तभी थोड़ी देर पहले, कि कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो बच्चे को किसी भी हालत में मिस नहीं करने, पक्का कवर करने ही करने, वो कंपोनेंट्स कौन से रहेंगे आपके अकॉर्डिंग? देखिए, वैसे तो ये डेटा ऑलरेडी हर जगह अवेलेबल है हाँ कि जी, हाँ जी। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप भी उसमें डाल देंगे। लेकिन फिर बिल्कुल। भी फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के अगर श्योर है, तो 1/6 ऑफ द पेपर तो आपका वहीं से हो गया। राइट सर। तो थोड़े से जो प्रीवियस ईयर के इंग्लिश है यूपीएससी रिलेटेड, जैसे यूपीएससी प्रिंसिपल का एग्जाम होता है, एपीएफसी का, आपका एएलसी का एग्जाम होता है, तो यूपीएससी जो साइड एग्जाम्स कंडक्ट करता है, उनमें जो इंग्लिश के आपके जो एमसीक्यूज हैं, वो तो आपका 1/6 पेपर वहीं से निकल गया। 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। अगेन वो भी आपकी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपको और कहीं से प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है इन चीजों को। अगर आपका अभी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या इस स्टेज पे आकर के, इंग्लिश और मैथ्स, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप पिछले 10-12 साल 15 साल को खंगालिए। जितने यूपीएससी के साइड एग्जाम हुए हैं, उनमें जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं उनको बना लीजिए। आपके 30 से 35 क्वेश्चन ही हो गए। 10 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कंप्यूटर के आ ही रहे हैं। 10 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम से। 10 क्वेश्चन आए थे। तो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 45 मार्क्स ऑफ जनरल आइटम, 45 क्वेश्चन ऑफ जनरल आइटम, राइट। मीन्स अराउंड 110 मार्क्स ऑफ द जनरल आइटम, इंग्लिश मैथ्स एंड कंप्यूटर, विच इज मतलब कोई हार्डकोर प्रिपरेशन अलग से करता नहीं इन चीजों का। जो प्रिपरेशन होती रहती है उसमें होती रहती है, खास करके यूपीएससी वाले। उसके बाद आते हैं लेबर लॉ और अकाउंटिंग। लेबर लॉ और अकाउंटिंग मिला के आराम से आई थिंक 25 क्वेश्चन। यस सर। 25 आराम से। क्वेश्चन बिल्कुल सही बोला आपने। तो वी हैव रीच्ड 70 क्वेश्चन विद इन दिस 5 अनकन्वेंशनल टॉपिक्स। अभी आप 5 अनकन्वेंशनल टॉपिक में अगर 70 क्वेश्चन हिट कर चुके हैं, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन कि इन पांचों को आप पहले खत्म कर लीजिए। बिल्कुल। बस्ता 50 क्वेश्चन है। अब आप कहीं ना कहीं अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहले भी आप कर रहे होंगे, तो उसमें जीएस है आपका, साइंस है, इंग्लिश है। तो देखिए, साइंस जैसा टॉपिक, या सॉरी, साइंस है और इकोनॉमिक्स है। साइंस इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक यहाँ पास आके सिर्फ और सिर्फ आप करंट अफेयर के साथ चलिए कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इस न्यूज़पेपर से आपके कुछ ना कुछ फंस जाएंगे, सॉर्टेड है। इकोनॉमिक्स में आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो ये जो है कहीं ना कहीं आप 80 से 85 क्वेश्चन यहाँ पर हिट करते हैं इस जगह पे आकर के। और यही वो पॉइंट है जहां तक आपको प्लानिंग करके काम करना है। इसके ऊपर तो फिर दैट इज अ जनरल यूपीएससी टॉपिक, राइट कि सर। हिस्ट्री हो गया और ये वो करके वो जनरल यूपीएससी टॉपिक कहीं ना कहीं आ जाता है।
सर आपने बहुत बढ़िया से हर एक चीज एक्सप्लेन करी और आपने बहुत नंबर क्लियरली बताए। आई होप बच्चों को जो है इसका आंसर मिल गया होगा। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अब यहाँ पे ना बच्चे इस स्ट्रेटेजी में, इस सिचुएशन में है कि कुछ चीजें कवर कर ली हैं और कुछ चीजें और कवर करनी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया। देखिए, तो जो कवर कर ली है उनको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए पर डे का? एज एन एस्पिरेंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका स्टडी प्लान क्या होता है कि आप जो चीजें पढ़ी हुई थी उनको कमांड में रखते, उसको कंट्रोल में रखते, और जो चीजें नहीं पढ़ी थी उनको भी कवर करते। और आप वर्किंग प्रोफेशनल थे, आपके पास टाइम भी बहुत कम था, तो आप लिमिटेड टाइम जो आपके पास था उसमें कैसे चीजों को बैलेंस करते, कितने परसेंट टाइम कहाँ पर एलोकेट करते सर? देखिए मैं मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल था, जो चीज़ें मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, खास करके लेबर लॉ हो गया, आपकी अकाउंटिंग हो गई, इनको मैं क्या करता था, इनको मेरा पॉइंट होता था कि जो मैं पढ़ चुका हूँ एटलीस्ट वो मैं हर वीक रिवाइज कर लूँ। बहुत बढ़िया। अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा। क्योंकि लेबर लॉ है तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि जब आप एक लेबर लॉ को कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तीन चार जो फेमस है, ईपीएफओ, ईएसआईसी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जी। देन दे आर फोर कोड्स। तो आपने क्या किया ना, हर हर एक्ट को 2 या 3 पेजेस में आपने समरी बना ली। मेरा काम यही होता था कि इन समरी को तो मैं पढ़ूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इस समरी को मैं खाना खाते खाते, गाना सुनते सुनते, वॉट एवर, लेटे लेटे इस समरी को मैं खत्म कर लेता था। तो आप उसको रिवीजन बोल लीजिए या रट्टा मारना, जो भी बोलना चाहे, बट वो मैं रेगुलर बेसिस पे करता था कि पढ़ लेता था, तो दिमाग में फिट हो जाती थी। तो इसको मैं डेली ही एक तरह से कंटिन्यू रखता था, लेबर लॉ वाले पोर्शन को। बचा आपका जो मैथ्स वाला और इंग्लिश वाला, इनमें मैंने सिर्फ जनरल प्रिपरेशन की, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करता था। आगे जो आते हैं हिस्ट्री वगैरह, मैं यूपीएससी का एक्सपीरियंस था। तो ये मेरा पॉइंट था कि एक हफ्ते में एक टॉपिक, इस हफ्ते हिस्ट्री, अगले हफ्ते इकोनॉमिक्स, कहीं ना कहीं। और दिन में मैं एक हाफ रिवीजन, एक हाफ में नहीं, 1/4 रिवीजन और 3/4 प्रिपरेशन। राइट। और 3/4 प्रिपरेशन में भी लगभग 1/4 जो होता था क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो है रिवीजन का बेस्ट तरीका शायद पैसिव रीडिंग ना करके हमें एक्टिव रिकॉलिंग वाला जो मेथड है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, क्विज़ेस को देके शायद बेटर तरीका हमें देखने तो को मिलेगा। दोनों दोनों क्वेश्चन को भी आपको बनाना है, क्वेश्चन तो आप हाफ टाइम बना ही रहे हैं, लाइक मेरी स्ट्रेटजी यही थी, क्वेश्चन तो मैं बना ही रहा हूँ। बट खास करके जो एकदम नया टॉपिक है, जैसे लेबर लॉ पार्टिकुलरली एंड अकाउंटिंग, दिस आर द टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड राइट। रखने हैं। राइट। क्योंकि क्योंकि इनफ क्वेश्चन मार्केट में भी नहीं है। राइट। दो चीजों की, अकाउंटिंग और लेबर लॉ के क्वेश्चन मार्केट में नहीं है। तो एटलीस्ट यूपीएससी जिस टाइप के पूछता है उस टाइप के नहीं है, ये इसमें जनरल प्रिपरेशन है। तो आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए, एक एक घंटा करके, तो वो कमांड आ जाता है। बहुत टाइम है, 2 महीने समय है। बिल्कुल सही। सर आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि लेबर लॉ ना बच्चा लाइफ में पहली बार पढ़ रहा होता है, अकाउंटेंसी भी लाइफ में बहुत सारे बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं। और ये कंपोनेंट्स आसान नहीं है, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी लेबर लॉज में है, मतलब 12 एक्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और बच्चों के ऊपर से आती है पहली बार पढ़ने में। तो अगर वो क्विकली रिवाइज नहीं करेंगे तो शायद वो कंट्रोल में रहे ही ना। और पेपर की रिक्वायरमेंट भी शायद फैक्चुअल नेचर की है। इजी जैसा है, उसमें कहीं भी वो लोग प्रोसेस में नहीं घुसते हैं। दे रिमेन राइट। ऑन द फैक्ट्स, दे रिमेन ऑन डेफिनेशन, दे रिमेन ऑन द फैक्ट्स। तो वो छोटा छोटा जो हम लोग एक छोटे शॉर्ट नोट्स बना करके कहीं ना कहीं जिसको देखते चलते हैं, वो आपका काम हो जाता है। राइट सर। सर अगला मेरा सवाल आपसे रिवीजन के रिगार्डिंग ये, कि कितनी राउंड ऑफ रिवीजन जरूरी है इस एग्जाम को अप्रोच करने से पहले, इस एग्जाम में जाने से पहले, आपके अकॉर्डिंग सर? एज सुन एज यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद द क्वेश्चंस, आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ, रिवीजन का मेरा कोटा पूरा हो चुका है, अब क्वेश्चन की तरफ आना चाहिए मुझे। कि आपने लेबर लॉ उठाया, पता चला मैटरनिटी बेनिफिट में उसने पूछा कितने वीक्स की होनी चाहिए ना, अगर आप वीक्स में कंफ्यूज है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें रिवीजन की और जरूरत है। आपको 26 वीक राइट। पता है बट उसका बाइफर्केशन नहीं पता, ठीक है, मतलब आपकी आधी हो चुकी है। बट उस क्वेश्चन को देखते ही जैसे आपको याद आ गया कि 26 का बाइफर्केशन भी क्या है, तो आपका रिवीजन वापस डन है, उससे आगे जरूरत नहीं है। सो इट्स मतलब डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। राइट। फॉर मी इट वॉज कि एक एक चीज को एक बार पढ़ने के बाद अगर मैं उसको 2 बार रिवाइज कर लेता था तो मेरे ख्याल से मेरा हो जाता था। बट अगेन कुछ को चाहिए ही नहीं और कुछ को 4-5 चाहिए। राइट सर। सर रिवीजन का एक तरीका शायद नोट्स बनाना भी होता है, अगर आप छोटे नोट्स बना के रखो, उनको बाद में रिवाइज करो। लेकिन जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल थे तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम कम होता था, तो नोट्स आप बनाते थे अपनी प्रिपरेशन में? हाँ, मैंने नोट्स बनाया था एक्चुअली। मेरे एक्चुअली पॉइंट क्या होते थे ना, मैं पढ़ता नहीं था, मैं सीधे नोट्स ही बनाता था। लाइक मैंने एक्ट को बगल में खोला, उसका शॉर्ट नोट मैंने बगल में बना लिया, तो उस शॉर्ट नोट को ही पढ़ता था मैं। तो जो जो टाइम मतलब मैं नोट्स बनाने में जो एक तरह से इन्वेस्ट करता था, वो कहीं ना कहीं बाद में मुझे पूरा एक्ट नहीं पढ़ना पड़ता था, वहाँ कंपनसेट हो जाता था। राइट। तो लेबर लॉ के लिए तो आपके पास तरीका है ही नहीं ना। आपके पास 27-28 एक्ट हैं, 10-10 सीरियस एक्ट हैं। तो 10 सीरियस एक्ट पर आपको करना है, तो आप 100 पेज का डॉक्यूमेंट हर बार नहीं खोल सकते, आपको 2 या 3 पेज का डॉक्यूमेंट ही खुल पाएगा। एंड वो सिनॉप्सिस जो नेट पे मिलती है वो आप याद नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं सही हाथ के थ्रू आना पड़ेगा। सही बात है सर। तो टाइम है, अभी इतना टाइम है कि आप आराम से कर सकते हो, 70 दिन काफी है। 70 दिन काफी है, बच्चों को पैनिक मोड में नहीं आना चाहिए, मतलब अभी भी एकदम काम तरीके से तैयारी करनी चाहिए शायद। एम आई राइट आकाश सर? क्योंकि मेरा पूरा
प्रिपरेशन ही शायद पूरे 4 महीने का था, मतलब 120 या 120 का था। तो अगर अभी 70 बाकी है, मतलब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 66% टाइम अभी भी बाकी है। राइट। और मैं वर्किंग था, मतलब जैसा आप बोल रहे हैं। राइट सर। सर अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि बच्चों को मॉक टेस्ट कब स्टार्ट कर देनी चाहिए ना, फुल हाँ, लेंथ मॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किस टाइम पे आके बच्चों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब मुझे फुल लेंथ मॉक्स देने चाहिए? हाँ, 1 महीना तो बिल्कुल। वो 1 महीना जो है ना लास्ट वाला, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शनल तो अभी शुरू है आपके। हाँ जी। आप ऐसे टाइम पे आ जाइए जब आपके 80-85 मार्क्स के क्वेश्चन का 80-85 क्वेश्चन के जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है। उस समय आप शुरू कर दीजिए, बिकॉज सी 2/3 यू हैव प्रिपेयर्ड। तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि आज अगर मेरे 160 आ रहे हैं तो मैं फाइनल में 190 ले आऊंगा। तो वो अलग ही एक कॉन्फिडेंस, और उसमें क्या है ना, एक अनसर्टेनिटी आपको तैयारी करने के लिए पुश करती है कि हाँ आज 160 आ रहे हैं, मेरा ये सिलेबस बचा हुआ है, मैं कर लेता हूँ, 190 आ जाएंगे, मैं थ्रू हूँ करके। तो वो जो एक टाइम है जहाँ आप 80 से 85 क्वेश्चन के प्रिपरेशन कर चुके हो, 2/3 प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वहां से आप फुल लेंथ में बिल्कुल जंप कर जाइए। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट करना भी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। सर मतलब आपने अराउंड 66-70% सिलेबस की बात कर दी कि जैसे ही वो कंप्लीट हो हमें फुल लेंथ मॉक्स स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। फुल लेंथ मॉक्स में बच्चों का एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर कितने फुल लेंथ मॉक्स दें, और कैसे एनालाइज करें हमारे मॉक टेस्ट को, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी जब आप फुल लेंथ मॉक्स के नंबर डिसाइड करने जाते थे और उनको एनालाइज करने जाते थे? मैं एक्चुअली, माई रूल वॉज 100 क्वेश्चन डेली। मैं किसी भी कंडीशन में 100-120 क्वेश्चन डेली बनाता ही था। ओके। चाहे वो फुल लेंथ हो या ना हो। फुल लेंथ में कोशिश करता था कि हफ्ते में 2 बना लूं। एंड मार्क्स, आई मतलब अगर मुझे लगता था कि ये पेपर एक्चुअल में यूपीएससी की तरह है, तो मैं अपने मार्क्स एनालाइज करता था। अगर कहीं लगता था कि ये पेपर जो है ऐसा तो यूपीएससी पूछती नहीं, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग पेपर में हाथ में आ गया, तो मैं उसके एनालाइज नहीं करता था, क्योंकि दैट दैट डज नथिंग। राइट। वो सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करता है। एनालाइज कैसे करना है? तो एनालाइज ऐसे करना है कि आपने 80 क्वेश्चन की प्रिपरेशन की या 85 क्वेश्चन की प्रिपरेशन की, 40 का प्रिपेयर नहीं किया, तो बाइफरकेट कर लीजिए कि 80 में से मेरे कितने बने और बाकी 40 में से मुझे कितने बने। तो आपको पता है कि हाँ 80 वाले में क्या इंप्रूवमेंट लगना है, 40 वाले में क्या इंप्रूवमेंट लगना है। सब्जेक्ट वाइज आप करेंगे ही करेंगे। हाँ, अगर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, देन यू नीड टू थिंक अबाउट कि हाँ ये क्या हुआ, क्या हो गया मेरे साथ अचानक से करके, उस जगह आप थोड़ा सोच सकते हैं। बट आपको ऑलरेडी पता है कि बचपन से मेरा मैथ्स जो है थोड़ा वीक रहा है। अभी मैंने 15 में से 12 क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो दैट इज समवेयर, अब उस पर मेहनत करने के लिए 3 क्वेश्चन के लिए यू डोंट वेस्ट टाइम। वो रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, रिकॉग्नाइज योर वीकनेसेस। वीकनेसेस पे काम करना है, लेकिन उस लेवल तक नहीं करना है कि वो परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ अपना बैरियर ब्रेक कर लीजिए, अपने पोटेंशियल पे पहुंच जाइए और वहां रुक करके नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कीजिए। राइट सर। सर आपने मतलब यहाँ पे बेसिकली जो बात बोली वो ये है कि हमें अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मेंटेन करके रखना जी बिल्कुल है बिल्कुल। ना? बहुत हर बढ़िया। हर घंटे के साथ या हर दिन के साथ आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन मैंने अपना एक क्वेश्चन बढ़ाया है अपने एग्जाम के लिए। राइट सर। वो आकाश सर लेकिन आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि कई बार अच्छे मॉक में जब नंबर कम आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, अगला मॉक टेस्ट देने का मन ही नहीं करता है कई बार। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस डर से ही मॉक स्टार्ट नहीं करते हैं कि यार अगर स्कोर कम आ गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे खुद को शीशे में। तो आपका ऐसे बच्चों को क्या जवाब रहेगा सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ, द एग्जाम दैट यू आर गिविंग, वो एक प्रायर स्टेज है ऐसे जगह पे पहुंचने का जहाँ अनइमेजिनेबल प्रेशर है। मतलब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन के प्रेशर से आई एम वेरी मच अक्वेंटेड, मैंने 5-6 साल राइट सर। तक लगातार किया है। बट जब आप इस जगह पे पहुंच जाते हो, यहाँ भी एक इमेजिनेबल प्रेशर आपका वेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वो मैच्योरिटी दिखानी होगी कि ठीक है, ये इसमें नहीं, बट अगले में नहीं, तो उसके बाद वाले में सिर्फ प्रिपरेशन तो ऐसा है ना, अगर कम आया है तो कहीं ना कहीं या तो वो क्वेश्चन पेपर कहीं से उल्टा पड़ गया, या प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। दोनों ही केस में नेक्स्ट पेपर तो आपको करना ही करना है। बी वेरी मेच्योर अबाउट इट कि हाँ इसमें कम हो सकता है, बट यू नीड टू रियलाइज कि आप प्रिपेयर ही लॉन्ग टर्म एग्जाम के लिए कर रहे हो। ये एग्जाम वो नहीं है कि 2 महीना मैथ्स पढ़ लिया और हमने पीओ का एग्जाम निकाल लिया, वो यहाँ चलता नहीं है। क्यों? सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा लैग करोगे। मतलब मेरे साथ हुआ है कि मेरे मतलब प्रीलिम्स में 120 से ऊपर आते थे हमेशा, यूपीएससी के मेन एग्जाम में। कई बार ऐसा होता था कि मैं टेस्ट सीरीज देने गया, वहां 80 आ गए, 90 आ गए। बट मुझे पता है ना कि वो 90 मार्क्स मेरे रियल पोटेंशियल को नहीं दिखा रहे हैं, मेरा रियल पोटेंशियल कहीं और है। तो वो आपको याद रखना होगा कि जब तक वो फाइनल 3 घंटे आपके सामने नहीं आ जाते, तब तक यू आर इन द प्रिपरेशन मोड। उस फाइनल 3 घंटे में ही आपको दिखाना है जो भी दिखाना है। रेस्ट एवरीथिंग इज प्रिपरेशन। सिर्फ एक टूल है। दे आर नॉट शोइंग योर पोटेंशियल टू यू इन एनी वे।
राइट सर, आपने बहुत सही बोला सर, क्योंकि कंटेंट पढ़ना भी एक प्रिपरेशन है, मॉक टेस्ट देना भी एक प्रिपरेशन है, उनको एनालाइज करना भी प्रिपरेशन है। तो ये सब बिल्कुल प्रिपरेशन के एलिमेंट्स हैं, जब आप कंबाइन करते हो तभी जाके आपकी कंबाइंड प्रिपरेशन होती है। राइट बिल्कुल। सर। आकाश सर, मैं एक और जो है क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आप ये मॉक टेस्ट देते थे फुल लेंथ मॉक, क्या एक एनवायरनमेंट बना के देते थे या फिर रैंडम कहीं भी बैठ के मॉक टेस्ट दे दिया? मतलब वो सिमुलेशन होती थी एग्जाम माहौल की, या वो करनी जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है। उसका रीजन है कि देखिए, मैंने देखा है कि लोग मेट्रो में बैठ के हाँ विजन बिल्कुल। विजन टिक मार रहे हैं। तो हाउ डज दैट हेल्प? मतलब दैट इज नॉट हेल्पिंग यू। क्यों? अगर गलत हो गया तो यू आर नेवर श्योर कि आपकी वजह से गलत हुआ कि मेट्रो की वजह से गलत हुआ। जब आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, आपके सामने कुछ नहीं है, पानी वगैरह कुछ नहीं, कुछ मत रखिए, पेपर रखिए और चुपचाप बैठ करके 1 1.5 घंटा उसको दे दीजिए। जितना बनता है बनेगा, जो नहीं बनता है वो नहीं बनेगा। बट यही आपको पता चलेगा कि जो मेरी सिली मिस्टेक हुई। कुछ लोग कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों ने यूपीएससी में ये भी टिक मारा हुआ है कि भी सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। हाँ। ये होता है। इसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं आप उसको मिस करते हैं, उस एनवायरनमेंट को मिस करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जब आपके मेट्रो में क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यहाँ तो हल्ला हो रहा था, हम्म। इस कारण मेरा गलत हो गया, अगर मैं चुपचाप बैठ के बनाऊंगा तो ये नहीं होगा। नहीं, वो आपके चुपचाप में भी हो जाता है। सो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। और एक पॉइंट है कि एक दो डिस्ट्रैक्शन आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ हॉल में आपके पास होता है, इट्स नॉट 100% साइलेंट। तो थोड़ा कुछ बगल के रूम में टीवी चल रहा है, बाहर बच्चा चिल्ला रहा है, वहां तक तो चाहिए भी। बट उससे ज्यादा यू नीड ए सिक्योरिटी स्पेस। राइट, मतलब एक पूरा एक माहौल बना के 9:30 से 11:30 के टाइम पे जिसमें आपका बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, उसी माहौल में आपको पेपर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम भी राइट सर। इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। राइट सर। आकाश सर, आपके कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे मॉक अटेम्प्ट करने की, कि मैं पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा फिर मैं बाद में मैथ्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, कोई प्लान था या फिर अगेन सिक्वेंशियली चलते थे कि भाई पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन? कोई अप्रोच थी आपकी जो आप शेयर करना मैं चाहें? मैं सिक्वेंशियल चलता था। उसमें क्या था, जैसे 120 क्वेश्चन है, मैंने पहला राउंड कवर कर लिया। पहला राउंड कवर किया, जो मेरे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो मुझे पता है कि ये बनने हैं, मान लीजिए मैंने 60 मार लिए, 60 बचे। मैं सेकंड राउंड फिर से कवर कर लेता था 1 to 60। मैंने जैसे हर डाउट के क्वेश्चन के मैं अलग टाइप से सिंबल था कि जो शॉर्ट शॉर्ट है उसमें टिक मारते चला, जो जो जिसमें मुझे पता है कि एक दो एलिमिनेट हो रहे हैं, उसके बगल में मैं कुछ सिंबल बना लेता था कि हाँ, इसको तो तुरंत रिविजिट करना ही है। तो सेकंड राउंड में उसको रिविजिट करके सेकंड राउंड के बाद में पूरे गोले मार लेता था। फिर मैं आराम से पेपर को लेके बैठता था, याद करता था कि हाँ, इसमें 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसे 20 25 ही क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आपको आखिरी में आधा घंटा बड़े आराम से मिल जाता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आपका शुरू के 1 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाता है। मतलब उसमें क्या, आपको सिर्फ श्योर शॉट वाले क्वेश्चन मारने हैं और राइट। थोड़ा बहुत तुक्का लगाना है। तो कहीं नहीं, जैसे आप खोजने जाते हैं ना कि मैथ्स कहाँ है, तो आपके एक क्वेश्चन का समय वेस्ट होता है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल मिक्स आने लगे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल 15 क्वेश्चन लाइन से आ रहे हैं, आजकल बिल्कुल। 3 क्वेश्चन मैथ्स फिर 3 क्वेश्चन ऐसा हो रहा है। तो वो आप यही आदत डालिए कि लाइन से ही अटेम्प्ट हो, और कम से कम 2 राउंड की आदत डालिए कि पहला राउंड हो गया, फिर मैंने उसको गोले कर दिए। सेकेंड राउंड में आई टुक आउट द क्वेश्चंस जो कि मुझे फिर से बनाने हैं, फिर से मैंने गोले किए, और फिर कुछ क्वेश्चन बच जाता है तो थर्ड राउंड के लिए उसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए। राइट सर। आकाश सर, यहाँ पे ना मैं एक आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो आपने भी शायद अपने टाइम पे फेस किया होगा, कि हम ना एक माइंड में स्कोर लेके चलते हैं कि यार इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमारा ये स्कोर आ जाना चाहिए। जनरली वो स्कोर लास्ट ईयर की कट ऑफ से हम डिसाइड करते हैं कि यार अगर लास्ट टाइम एपीएससी की कट ऑफ 178.33 गई थी फॉर जनरल कैटेगरी, इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, पोस्ट भी कम है, तो कट ऑफ अराउंड 190 जा सकती है, तो हमारे 190 प्लस मार्क्स आने चाहिए। अब आप पेपर में जो है बैठे, पेपर आपको लग रहा है कि टफ आया, बट वो ऐसा होता है कि हर बार पेपर टफ ही लगता है पहली बार तो वहां पे कैसे खुद को कंट्रोल करना होता है कि यार ओवर अटेम्प्ट नहीं करने, ये नंबर जो है इनफ रहेगा, मतलब वो कैसे जो है हमारे अंदर एक हैबिट आती है कि हम खुद को कंट्रोल कर पाए? फिर जब आप इन जनरल जब आप एक लॉन्गर टर्म के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं क्राउड में कहाँ स्टैंड करता हूँ, कहीं ना कहीं आपको राइट। अंदाजा होता है कि मैं क्राउड में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो आपके पेपर जैसे 2022 का जो पेपर था, दैट वाज इजी। मतलब उसमें आप ये मान के चलिए, उसमें तो आप 100 105 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे। लास्ट टाइम जो पेपर आया था, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। उस पेपर को जब मैं आज खोल के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कैसे उस समय सॉल्व कर लिया, पता नहीं क्या पढ़ के गया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो योर अटेम्प्ट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन पेपर दैट यू आर गेटिंग। बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है। तो आप जब देख रहे हैं कि भाई लास्ट ईयर से पेपर डिफिकल्ट है, तो कट ऑफ या तो एक उतना ही रहेगा या उससे नीचे आएगा, उससे ऊपर तो किसी कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर जो क्वेश्चन है वो अटपटे हैं। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे ही बचे हुए 5 लाख बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर देख के, प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख के। एक चीज है, इस साल का और पिछले साल का यूपीएससी प्रीलिम्स था, उससे भी हम लोग को थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल। उस लाइन में पेपर जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है। तो अगर पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स के लाइन पे है या पिछले एपीएफसी पेपर के लाइन पे है, तो ठीक है, फिर 190 हो सकता है, मे बी कट ऑफ जाए। लेकिन अगर डिफिकल्ट है या एकदम से अचानक से लाइन चेंज कर दिया और एसएससी के लाइन पे ले आया है, तो सभी के साथ होगा जो होगा वो, और कट ऑफ नीचे जाएगी। सो
बिलीव इन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर स्ट्रेटेजी। जो भी आप बेस्ट प्रिपेयर करके गए हैं, वही बेस्ट प्रिपरेशन आपको वहाँ 3 घंटे में देना है। वही मॉक काम आता है एक्चुअली, कि मैंने मॉक को कैसे अटेम्प्ट किया था, मैं इस पेपर को वैसे ही अटेम्प्ट करूंगा। कोई एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पर मतलब बहादुरी दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राइट सर। सर आकाश सर, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे इसके रिगार्डिंग, कि कई बार ना हमें ऐसा लग रहा होता है कि इसका आंसर पक्का यही है, ठीक है, लेकिन वो हाथ कांप रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप मतलब कैसे मन को समझाते थे कि इसका आंसर लगा देना चाहिए नहीं लगा देना चाहिए? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जहाँ पे मन तो बहुत कर रहा होता है लगाने का कि यार आंसर पक्का मुझे लग रहा है यही है, बाद में दुख भी होता है कि यार लगा देता ठीक रहता। तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब वो एक काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं। आई हैड अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि जहां भी मैं 2 एलिमिनेट कर लूंगा, उस क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया। अगर बहुत। मैंने 2 एलिमिनेट कर लिए, मतलब उस क्वेश्चन को मुझे नहीं छोड़ना है, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। राइट सर। सिंपल। सही। जहां आपने एक एलिमिनेट कर लिया, वहां आप सोचिए कि बचे हुए 3 में क्या करना है। राइट सर। जहां एक भी एलिमिनेट नहीं कर पाए, वो तो सवाल ही नहीं है। राइट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन ना बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम एक पर्टिकुलर कंटेंट फॉलो कर रहे होते हैं। आपने भी इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ सोर्सेज फाइनल कर लिए होंगे कि हाँ ये सोर्सेज से मुझे लेबर लॉ प्रिपेयर करना है, इस सोर्स से मुझे अकाउंट्स फॉलो करना है। लेकिन आपने अपने दोस्त से बात करी, उसने बोला कि यार मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहा हूँ, या मैं उस इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ रहा हूँ, एडुटैप का मटेरियल पढ़ रहा हूँ। तो मन में ख्याल आता है कि यार क्या मेरा मटेरियल इनफ है, क्या मुझे वो भी पढ़ना चाहिए? तो ये जो कंट्रोल करना है खुद को कि यार तू ट्रस्ट कर, जो तू पढ़ रहा है वो सही है, अगर ये भी पढ़ लेगा तो भी सिलेक्शन हो सकती है, वो कंट्रोल कैसे आता है सर? आपने भी शायद ये प्रॉब्लम फेस करी होगी यूपीएससी प्रिपरेशन में भी और इस प्रिपरेशन में भी। ये क्या है ना, सी यू गाइस हैव मेड इट अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो तो हर वेबसाइट, चाहे वो अड्डा हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, इट डजेंट रियली मैटर, दे हैव कवर्ड एवरीथिंग in a different language, maybe in a different chapter, in a different page, in a different format, but they have covered everything. See, choose the format that suits you. राइट। कहीं कहीं पैराग्राफ है, कहीं वीडियो है, कहीं पॉइंट्स है, कहीं सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस है। राइट। आपकी पोटेंशियल किस चीज को पढ़ने की है, आपको किस चीज में मजा आता है। लाइक मुझे पॉइंट्स पसंद थे, तो मैं ऐसे सोर्स के साथ गया जहाँ पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे थे आंखों में, वो कहीं ना कहीं फिगर बोल्ड था, इटालिक किया हुआ था, बोल्ड किया हुआ था, तो मैं फिगर आसानी से देख पा रहा था, तो आई वेंट विद दैट सोर्स। बट अल्टीमेटली एवरी सोर्स हैज कवर्ड एवरीथिंग। इट्स अ मार्केट, मतलब इट्स अ बिजनेस एंड एवरीवन हैज टू रन देयर बिजनेस। अगर कोई भी सोर्स शॉर्ट जाएगा, तो आप उसका नाम ऐसे ही नहीं सुनोगे। राइट सर। सर आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि एक हमारे सीनियर भी थे, वो भी ये कहते थे कि हर इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है ना वो 0.8 से लेके 1.2 की रेंज में जो है वेरी करता है। किसी का 0.8 होगा तो किसी का 1.2 होगा, किसी का 0.9 होगा, लेकिन इससे बुरा और इससे अच्छा किसी का नहीं है, मतलब एक लिमिट है ये। वो भी नहीं बचा है, वो भी नहीं बचा है। सही बिकॉज बात। सी सी इट्स इंटरनेट। आपके राइट। अगर आपका एक आर्टिकल अगर आपको लग रहा है कि बाजीराम से कम है, तो आप उसको अगले दिन बाजीराम के लेवल पे ले आओगे। दैट इज सही बात है। फॉर श्योरिटी। आप भले एक लड़का एक्स्ट्रा रखोगे उसके लिए, क्यों? उसके बिना तो आपको पता है कि भाई काम चल रहा नहीं है। सिमिलरली सभी का सेम हाल है, मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इन जनरल, आई एम मेंशनिंग फॉर एवरीवन कि हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक सोर्स आज के डेट में अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है। राइट सर। खास खास करके देखिए, ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव जाना ही नहीं है। बिल्कुल। तो एक ऐसा कुछ चूज कीजिए जो मीडियम हो, जो कंसाइज हो, जो आप कर सकते हैं 60 से 70 दिनों में, और उसके साथ चले जाइए। राइट सर। दूसरा कुछ अगर कोई और कर रहा है, करने दीजिए। राइट सर, इसमें ये भी फिलॉसफी शायद रहेगी ना कि एक सोर्स को ही बार बार पढ़ो रेदर देन एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सोर्स फॉलो करो। वो तो है, वो तो है। सी, क्योंकि एक होता है, मतलब एक बहुत जैसे क्लासिक एग्जांपल है, अगेन हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है, कुछ बोलते हैं तमिलनाडु पब्लिकेशन, राइट सर। देन एनसीईआरटी, देन कुछ एक ओपन यूनिवर्सिटी का भी कुछ एक नो का मटेरियल आता है, बिल्कुल ऐसा करके, ठीक बिल्कुल। है ना। मैंने आज तक एक छोटी बुक कुछ होती है, अगेन मैं नाम भूल रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की है, फेमस है, पतली बुक है। विपिन मैंने उसको चंद्रा खोल वाली। के, बिपिन विपिन चंद्र, चंद्र, हाँ बिपिन जी। चंद्र, मैंने उसको छोड़ के कभी कुछ नहीं पढ़ा है। ब्राउन कलर का पेज है वो, एक कवर एग्जैक्टली सा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। विपिन चंद्रा को उस एक पतली बुक के अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो उसके अलावा भी मतलब मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बावजूद। तो वो भी अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इट्स राइट वेरी सर। इंपॉर्टेंट कि यू नो वेयर डू स्टॉप। राइट सर। आकाश सर, आपके अकॉर्डिंग इस टाइम पर कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं, टॉप 3 4 में मिस्टेक्स जानना चाहूंगा, जो बच्चा कर रहा होगा अनकॉन्शियसली लेकिन उसको अवॉइड करनी चाहिए? मतलब आपने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा होगा मिस्टेक करते हुए इस टाइम पर, तो 3 4 मिस्टेक जो आपके अकॉर्डिंग बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए, जो उनको भी पता नहीं कि वो कर रहे हैं। पूरा लेबल लॉ नहीं रखना है। पूरा पूरा लेबल और नहीं रटना है, पूरा राइट। लेबल लॉ नहीं रखना है। यू हैव टू मेक अ सिनॉप्सिस ऑफ इट। की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट डेज। मतलब एक लेबर लॉ आपका 2 से ढाई पेज में खत्म हो जाना चाहिए। राइट सर। सिंपल एज दैट। बड़ा है तो मे बी 5 पेज। सेकेंड थिंग, अकाउंटिंग इज नॉट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तक नहीं जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, छूट जाएगा, कुछ नहीं होता। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, हर चैप्टर का जो इनिशियल्स है उसको कवर कीजिए,
हर टर्म्स का मतलब समझिए, मतलब सी द टॉपिक्स दैट आर न्यू टू यू, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, लेबर लॉ हो या अकाउंटिंग हो, न्यू टॉपिक में यू डोंट हैव टू कवर 100%, गो टू 60%, 50% ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि उतने से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वो सबके लिए नया है। राइट सर। सर एक और मैं चीज जानना चाहूंगा कि जो एस्पिरेंट इस टाइम पर है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि यार एक मुझे टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी, एक मिनिमम डेट सेट करनी पड़ेगी कि इस डेट तक मेरा जो है सिलेबस कवर होगा, उसके बाद मैं रिवीजन ही करूंगा। तो जैसे आप भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान एक टारगेट डेट रखते होंगे, अगर इसके बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, तो जैसे भी 70 दिन बचे हैं, 30 नवंबर को एग्जाम है, तो वो कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए एस्पिरेंट के लिए? एक जर्नल एस्पिरेंट की बात करूंगा जो थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर चुका है, थोड़ा बहुत करना बाकी है, हम सबकी बात नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे। मेरे ख्याल से देखिए, माय पॉइंट बीइंग कि एक महीना तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, लास्ट का एक महीना जो आपका समय है ना, उस समय आपका मेंटल स्टेट भी ऐसा हो जाता है। एंड जैसे जैसे आप 20 दिन के लगभग में पहुंचते हैं ना, तब तो आप बिल्कुल उस स्टेट में पहुंच जाते हैं कि आपको नया क्या हुआ याद नहीं रहता। यस चाहे चाहे आप अपना नाम उस समय पढ़ लीजिए, वो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, वो दैट्स अ श्योरिटी कि बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। लास्ट के 15-20 दिन वाला जो सिचुएशन है ना, उस पर तो मैं बिलीव करता ही नहीं। तो आप अभी रगड़ लीजिए जितना रगड़ना है, भले आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं रिवीजन बाद में कर लूंगा, अभी मैं एक बार याद कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, अभी पढ़ लीजिए। लास्ट के 30 दिन में जो पैनिक सेटिंग शुरू होता है ना, फिर आप नई चीजों को नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन को कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट है उस समय के लिए। राइट सर। आकाश सर, ये जो सेल्फ डाउट मन में आता है ना कि यार इतने सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना सारा कंपटीशन है, इतने सारे लोग और अप्लाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट वालों ने काफी जो है फैला दिया इस एग्जाम को, पहले बहुत लेस पॉपुलर होता था, तो सेल्फ डाउट से कैसे डील करना चाहिए सर? मतलब इस बार नंबर ऑफ सीट्स भी काफी कम है पिछली बार के कंपैरिजन में। फर्क नहीं पड़ता, 75 सीट, 150 सीट, रियली डजेंट मैटर। क्योंकि मतलब बच्चे भी वैसे ही प्रिपेयर करते हैं ना उसके लिए, तो राइट। यू हैव टू, मतलब वो सेम ही रहता है। हाँ, 10-20 सीट होता तो मैं बोलता, बट 80 और 160 में इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। अब रही बात जो आपकी क्वेश्चन थी कि हाउ डू आई अवॉइड, मतलब माई सेल्फ डाउट, राइट। तो माई माई सॉल्यूशन हियर इज कि आप, दो तीन चीजें होती है। एक, सेट योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर, कि ठीक है एपीएससी का एग्जाम आ रहा है, बट एपीएससी का मेरा बिगर पिक्चर तो ये है ही। तो मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मेरा बिगर पिक्चर वो है। तो बिगर पिक्चर को आप हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा है वह प्लान, अल्टरनेट प्लान, कि उस बिगर पिक्चर को मैं कैसे अचीव करूंगा अगर ये खुदा ना खास्ता मेरे से नहीं हो पाया। दूसरा बात आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इट्स एन एग्जाम। राइट। मेरे साथ बहुत से लोगों ने प्रिपेयर किया है, कुछ फॉर्चुनेट रहे, कुछ अनफॉर्चुनेट रहे, मैं सेमी फॉर्चुनेट रहा। तो सी, जिनका नहीं हुआ वो भी मे बी मेरे से बेटर पोजीशन में है आज। मतलब आई एनवी दोज पीपल जिनका नहीं हुआ कभी कभी, कि दे हैव डन सो वेल, कहीं ना कहीं से निकल करके, जस्ट बिकॉज दे हैड दैट बिलीफ कि हाँ मैं कर लूंगा। तो मैं कर लूंगा इन द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वेरी राइट। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट। राइट सर। आकाश सर, एज एन एपीएफसी ऑफिसर इस टाइम आपका क्या ओपिनियन है पैटर्न जान के कि इस बार कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है एपीएफसी यू एग्जामिनेशन का, क्या इससे पेपर के कंपटीशन लेवल पे या फिर कट ऑफ पे या फिर किसी और चीज पे कोई फर्क पड़ने वाला है, या फिर चीजें वही रहने वाली हैं, बस हम इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये एक्चुअली एक बेटर, मतलब मुझे बहुत अच्छा ये लगा, क्योंकि देखिए क्या हो रहा था, कुछ लोग जैसे मैंने पर्सनली यो का जो वो था उसको छोड़ दिया था, इंटरव्यू को मैंने नहीं दिया था, बट लोगों ने दिया था। और कहीं ना कहीं अगर कंबाइंड 550 सीट थी, तो कुछ लोगों का कटा था उसमें, जस्ट बिकॉज क्योंकि दो अलग अलग पेपर थे और बिल्कुल। कॉमन लोग सेलेक्ट हो गए थे। अब क्या, एक सिंगल लिस्ट निकलनी है, आइदर योर एपीएससी और ईओ, दो में से एक ही चीज आप होने वाले हैं, जैसा कि यूपीएससी के काउंसलिंग में होता है आपका। तो आपको इसमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि चलिए खुदा ना खास्ता उस दिन मेरा दिन खराब रहा और एक आध क्वेश्चन में डाउन आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, बस ये होगा कि मुझे एक पोस्ट नीचे मिलेगी, मैं 6 या 7 साल बाद एपीएससी बनूंगा एक प्रमोशन के बाद, और ये मेरे को मिल जाएगा। दो पेपर में क्या होता है, अगर आपका दिन खराब है और दोनों पेपर में आपने दो दो क्वेश्चन गलत कर दिया, तो फिर ये भी नहीं रहता और वो भी नहीं रहता। यहाँ क्या है, दो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका एक जॉब, आपको एक रैंक नीचे मिलेगी, आपका वो एग्जाम नहीं खराब होगा। राइट, मतलब एक फेयर जो है चांस मिल रहा है हर एक एस्पिरेंट को दोनों एग्जाम्स में पहुंचने के लिए, दोनों पोस्ट पे पहुंचने के लिए। फेयर चांस है, आपकी रूमर्स बहुत सारी खत्म हो जाएंगी, आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड मूव, मतलब आई राइट। रियली अप्रिशिएट दिस मूव। राइट सर। आकाश सर, इस टाइम पे ना हमारे साथ लगभग 30% बच्चा ऐसा जुड़ा हुआ है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब के साथ एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहा है, ना सिर्फ इस सेशन में बल्कि कोर्सेज में भी। जॉब वाले बच्चे का ना सबसे पहला डाउट यही आता है कि क्या मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, उन लोगों से compete कर सकता हूँ जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, एंड यू हमारे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल सर। हमारे 160 में से हमारे 160 में से 60 या 70 लोग ऐसे हैं जो पिछला कुछ ना कुछ जॉब कर रहे थे। इवन मतलब आप हो गए, सचिव नेहरा सर हो गए, निशांत ओझा सर हो गए। 40%, 40%।
लाइक माई ट्रेनिंग बैच वाज थर्ड बैच, मैंने थर्ड बैच में ट्रेनिंग किया है। थर्ड बैच में तो मुझे लगता है 70% लोग ऐसे थे जो पहले कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। ऐसे भी लड़के हैं जो 6 6 7 7 साल काम करके आए हैं, मेरा तो एक ही साल हुआ था। मतलब इमेजिन प्रिपेयरिंग आफ्टर 7 years ऑफ द जॉब, या राइट। 8 years ऑफ द जॉब। माई बेस्ट फ्रेंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2016, ही वॉज डूइंग जॉब फ्रॉम 2016। मतलब वो राइट अपने सर। 20 के एज से उसने काम शुरू किया था, उसके 10 साल बाद भी वो पढ़ाई कर रहा था, और उसने 10 साल बाद ये इसको निकाला है। तो कहीं ना कहीं एपीएफसी वो आपको एक देता है लीवे कि आप निकाल सको। सर वो क्या चीजें जो डिफरेंशिएट करती है एक वर्किंग प्रोफेशनल को जो एग्जाम क्वालिफाई करता है उनसे जो टेंशन में ही रहते हैं, मतलब वो क्या आप जो है एक क्वालिटी बोलेंगे कि भाई वर्किंग प्रोफेशनल ये क्वालिटी है जिसकी वजह से इसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया? आप कोई क्वालिटी मतलब एक आउटलाइन करना चाहेंगे इस चीज में? नहीं, अलग से कोई क्वालिटी नहीं है, बट मतलब ये है अलग से क्वालिटी आई वुडेंट से। एक जो इंटरव्यू का कंफर्ट मैंने बोला ना, सी यहाँ पास आप अगर 10 15 मार्क्स इंटरव्यू में ऊपर नीचे हो जाते हो, तो इट्स अ राइट। ह्यूज राइट। ह्यूज मतलब बेनिफिट या फिर डिसएडवांटेज। तो जब आप अंदर घुसते हो तो आपको पता है कि सीनियर से कैसे किस लहजे में बात करना है, राइट। व्हाट वो टोन ऑफ प्रोफेशनलिज्म आ जाता है वो एक्चुअली। प्रोफेशनलिज्म आ जाता है एक जाके बैठने का। जब आप बैठते हैं तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि जॉब करने वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर जॉब। आप वो आदत डाल लीजिए कि एक प्रेशर सिचुएशन में मुस्कुराने की। तो बिल्कुल। प्रेशर सिचुएशन में अगर आप मुस्कुरा पा रहे हैं इंटरव्यू के अंदर में, तो आपको भी सेम टाइप का मार्क्स वहां राइट। मिलेगा। बिल्कुल एडवांटेज आपके पास भी है। बिल्कुल एक्चुअली शायद वो डेली लाइफ से ना ज्यादा बेटर एक्वेंटेड होते हैं। जो सेल्फ स्टडी कर वो आइसोलेटेड है, उसको पता ही नहीं कि भाई माहौल कैसा है। यहाँ पे हम डेली धक्के खा रहे होते हैं, खुद को तैयार कर रहे होते हैं हर चीज। प्लस यू स्पीक रियलिस्टिक थिंग। राइट। आप ये नहीं बोलते हो कि सर अब रोड खराब है तो रोड बन क्यों नहीं जाती। फिर आप ये बात करते हो कि सर बजट के लिए वर्क करना चाहिए, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट के लिए वर्क करना चाहिए, उसको इस तरह से अप्रोच करना चाहिए। हम्म। तो वो रिलेट कर पाते हैं, जो आपके सामने बैठे होते हैं वो उस राइट। चीज को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। राइट। तो दैट काइंड ऑफ एडवांटेज यू हैव। वो प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाती है। राइट। प्रैक्टिकल अप्रोच राइट। आपके पास होता है। राइट। आकाश सर, इस टाइम में ना कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने पहले कभी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, मतलब जो ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिगनर है। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी नोटिफिकेशन आने के बाद 29 जुलाई के बाद ही उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है। मन में बहुत सारे डाउट हैं कि यार ये एग्जाम बिल्कुल। तो शायद यूपीएससी वाला बच्चा ही क्वालिफाई करता है, ये एग्जाम तो ऐसा ही बच्चा क्वालिफाई करता है, इमेजेस बनी हुई हैं। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि यार भले ही आप बिगिनर हो तो आप इस तरीके से अप्रोच करो? क्या मैसेज रहेगा सर आप? अगेन मतलब मैं अपनी बैच का एग्जांपल थोड़ा सा इसमें देता हूँ। जैसे 50 60 लोग थे हमारी ट्रेनिंग में, थर्ड बैच की ट्रेनिंग में। कुछ 10 या 15 ही यूपीएससी वाले थे बस। बहुत बढ़िया। तो यूपीएससी वाले सिंस मतलब इसका सिलेबस ऐसा है कि सभी को बराबर प्रिपेयर करना पड़ता है। जो 20 या 25 मार्क्स का एडवांटेज जो है ना, वो यूपीएससी वालों को होता है, बट अगेन इसमें सब फ्रेश तैयारी करते हैं। तो यूपीएससी वाले कहीं ना कहीं एक प्रीडोमिनेटली अपना कमिटमेंट उनका अलग होता है कि मुझे न्यूज़पेपर खत्म करना ही है, मुझे अपने मेन यूपीएससी के लिए ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो मैं 3 महीने नहीं छोड़ सकता। तो वो उन चीजों को भी पैरेलली लेके चलता है। जबकि आप अगर अभी शुरू कर रहे हैं तो आपका एक ही गोल है, दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉर 90 डेज 70 डेज। तो आप उसमें जी जान लगा देते हैं, तो आप मैचअप करते हैं, बिल्कुल मैचअप करते हैं। राइट और सर। एक एक दो एग्जाम्पल नहीं है, काफी सारे हैं। राइट सर, मतलब ऐसे लोगों की भी सिलेक्शन होती है जिन्होंने नोटिफिकेशन के बाद तैयारी स्टार्ट करी होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आकाश सर, मैं एक और आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा वो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है कि इस टाइम पे ना मल्टीपल स्टेट के पीसीएस आ रखे हैं, जैसे बीपीएससी आ रखा है, यूपी पीसीएस आ रखा है, और हमारा एपीएफसी भी आ रखा है। तो अब बिल्कुल। बच्चों को अपनी सारी उंगलियां घी में चाहिए कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो ऐसे हमारे भाई और बहनों को आपको क्या सलाह आप देना चाहोगे कि किस तरीके से उनको फोकस अपना मेंटेन रखना चाहिए? दो पिकअप कर लीजिए। अगर आपका एक एक से आपका मन नहीं भर रहा है तो मैक्सिमम दो पिकअप कर लीजिए। बट दैट वुड बी वेरी हार्ड टू जगल। मतलब कहीं ना कहीं यू चूज योर स्ट्रेंथ। अगर आपका आप अगर तुरंत ही प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि आप अगर कभी मतलब नए बच्चे हैं, नया प्रिपरेशन आपने शुरू किया है, तो आप एपीएफसी पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस इज अ लॉन्ग ड्रॉन आइटम। प्रोसेस, यस। वो अगले साल फिर से होने वाला है, या 6 7 महीने में वो फिर से हो जाएगा, एपीएफसी फिर से नहीं होने वाला। बट अगर आप लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग यूपी पीसीएस के प्रिपरेटरी रहे हैं, तो या बिहार पीसीएस की प्रिपरेटरी आपने लॉन्ग टर्म की है, तो उस टाइम पे तो आप ऑब्वियसली आप खुद भी नहीं करेंगे कि यूपीएससी को अपना यूपीएससी को अगर प्राइमरी नहीं बना पाएंगे आप। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको जल्दी समझना पड़ेगा, 20 या 30 दिन के प्रिपरेशन में समझना पड़ेगा कि मैंने कितना कवर कर पाया है। मतलब आप ये बैठ के नहीं सोच सकते कि 3 महीना मैं ये भी करूंगा, 3 महीना वो भी करूंगा। कहीं ना कहीं अर्ली रियलाइजेशन लेके आइए कि क्या मेरा एपीएससी का प्रिपरेशन पूरा हो पा रहा है, या जो दोनों में से किस एग्जाम का प्रिपरेशन ज्यादा पूरा हो पा रहा है। फिर टुवर्ड्स द एंड फेज आप उस एग्जाम को ज्यादा पकड़िए। लाइक पर्सनली आई वुड लाइक टू बी, अगर मैं होता आपकी जगह पे,
मैं करके देखता, लेबर लॉ को करता, 10-15 दिन 20 दिन समय देता, बट अगर मुझसे वो हो गया, मतलब मेरा एक्यूमेंट वहां फिट बैठ गया, मैंने लेबर लॉ कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस क्वेश्चन भी मेरे से बन रहे हैं, तो ठीक है एपीएफसी, फिर मैं एपीएफसी में बढ़ूंगा। बट अगर नहीं बन पाया, मैं प्रीवियस क्वेश्चन 15 दिन 20 दिन देने के बाद भी मेरे से 100% सॉल्व नहीं हो रही, 80% सॉल्व नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं मैं सोचूंगा कि जो मेरा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, लेट मी कैपिटलाइज ऑन दैट rather than going for a separate exam, and in the same time is a keyword. राइट सर। सर आपने बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताया कि आपको बहुत लंबा जो है चीजों को खींचना नहीं चाहिए, एकदम 15-20 दिन दे के ट्राई कर लो कि भाई क्या बेस्ट है आपके लिए, वो शायद एक अच्छा सॉल्यूशन रहेगा। और 15-20, फिर 15-20 भी दो एग्जाम को मत दीजिए, 15-20 भी आप सिर्फ एपीएफसी को दे दीजिए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। rather than 3 महीने दोनों एग्जाम को करने के बजाय 15 दिन आप एक ही एग्जाम को दीजिए, और अगर ठीक बैठता है तो फिर आगे कीजिए, अगर नहीं हो बहुत पा रहा बढ़िया। है तो फिर ड्रॉप इट देयर। बहुत बढ़िया सर। आकाश सर, अब हम सेशन के अंतिम पड़ाव में आ गए और मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक एक इनकरेजमेंट वाला मैसेज दें उन बच्चों को जो कि इस टाइम पे एक एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि उनकी लाइफ के लिए एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट लड़ाई है, जिसमें अगर वो पार पा गए तो बहुत ही अच्छी उनकी लाइफ होने वाली है। तो क्या आपका इनकरेजमेंट मैसेज होना चाहेगा, होना हो सकता है हमारे उन सभी बच्चों के लिए सर? दो टाइप है एनकरेजमेंट के मेरे पास एक्चुअली। वन इज फिलोसॉफिकल थोड़ा सा। राइट सर प्लीज। तो फिलोसॉफिकल बीइंग की, सी, फ्रेंड्स, फैमिली एंड द अल्टीमेट गोल जो आपका लाइफ में है, दिस थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ रहे हमेशा, आपकी फैमिली आपके साथ रहे। सी, वो बोलते हैं ना कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं निकला और मेरे रूममेट का निकल गया एंड वी आर वेरी क्लोज, तो आई एम ऑलमोस्ट, मतलब इन द पावर, कोई इशू नहीं, अगर मैं फ्रेंड को कॉल करता हूँ तो कुछ तो करेगा ना। सही बात है ठीक है। सर। तो सी, फ्रेंड, फैमिली एंड द लार्जर पिक्चर दैट यू ऑलवेज कीप क्लोज टू योर हार्ट, कभी भी उससे हटने की आपको जरूरत नहीं है, वहां निराशा की जरूरत ही नहीं है। और ये एज अ सेलेक्टेड कैंडिडेट मैं बोलना चाहूंगा, वंस यू गेट सेलेक्टेड देयर इज सच एक्सपीरियंस, मतलब आप डेली बेसिस पे, मैं हफ्ते हफ्ते भर काम कर रहा हूँ बट मैं थक नहीं रहा, मतलब दैट इज जस्ट बिकॉज आई एम एंजॉइंग माई वर्क कहीं ना कहीं से। तो एक दिन के शाम के 7-8 बजे मुझे लगता है कि बस अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं बेड दे दो और मैं सो जाऊं। बट अगले दिन सुबह 9 बजे फिर से वही रहता है कि आज मैं ऐसा क्या नया कर पाऊँ कि कुछ तो वैल्यू एडिशन हो मेरे पोस्ट में, मेरे ऑफिस में, मेरे काम में। और खास करके देखिए, एपीएफसी एक ऐसा जगह है ना जहाँ मजदूर, मतलब एक ऐसा इंसान जो 100-200 रुपए डेली के लिए काम कर रहा है, जो कि फटे हुए कपड़े पहन रहा है, जिसके पास घर में एक जोड़ी ही कपड़ा है, बिलीव मी। ऐसे भी लोग हैं, हमारे मेंबरशिप ऐसी भी है ईपीएफओ की, जहाँ पास उस, मतलब पूरे परिवार के पास, हर पर्सन के पास एक या दो जोड़ी कपड़ा है। वो नहाता है, कपड़ा जब सूखता है उसके बाद उस कपड़े को पहन पाता है। तो उनसे भी हम एक तरीके से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समाज की जो सच्चाई है वो पता चल रही है कि क्या है। और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जिनका हो सकता है 100 करोड़ का टर्नओवर हो। सो द वेराइटी दैट यू हैव इन योर पर्सपेक्टिव, कि इस तबके से लेके उस तबके तक, यू ऑलमोस्ट यू सी द एंटायर सोसाइटी विथ ईपीएफओ। So it's a very wonderful journey. If you get selected, it's a very wonderful. You're welcome here, and it's such a journey you will enjoy. At least I'm enjoying my first year. राइट कि सर। not money wise, not power wise, but the experience that we have, no, it's next level. वो आपको मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। So prepare well for it. 200% दे दीजिए अपना आप, 70 दिन राइट बचे सर। हैं, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। ग्रेट। सर जब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ, गौरव डोगरा सर जैसे लोगों को देखता हूँ, शैलेंद्र जैन जैसे लोगों को देखता हूँ, निशांत ओझा सर जैसे लोगों को देखता हूँ, तो ये एक अच्छी वाइब आती है कि हाँ यार ये जॉब एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको बच्चों को पक्का देना चाहिए। और शायद यही मेरी मोटिवेशन का सोर्स है कि मैं बच्चों को इन एग्जाम्स के बारे में बहुत गाइड करता रहता हूँ। सर बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और मैं यही चाहूंगा कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे बच्चों पे बनाए रहें, और कभी भी अगर मौका मिले तो आप उनको गाइड इट्स करते रहें सर। इट्स अ प्रिविलेज टू हेल्प आउट, क्योंकि हमने वो समय देखा है और बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे गौरव सर अभी सेम ही ऑफिस में है, गौरव सर और मैं। राइट सर। सो सर को तो फिर भी 10 साल हो गए, बट मुझे अभी, मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझे पता है कि वो तकलीफ कैसी थी। और क्या बच्चे फेस करते हैं इस समय में, कितना उनके ऊपर प्रेशर रहता है, खास करके वो आज टाइम है जहाँ पर 10 से अधिक सोर्स है सेम चीज़ों के लिए। राइट राइट। तो बी वेरी फोकस्ड, बी वेरी मेच्योर अबाउट योर प्रिपरेशन। मेच्योरिटी आपसे डिमांडेड है, प्रिपरेशन के टाइम भी, प्रिपरेशन के बाद भी। यू नीड टू बी मेच्योर। आप ये बिहेव नहीं कर सकते कि मुझे नहीं बताया गया, मेरे को पता नहीं था। नहीं, बी मेच्योर, डरिए मत, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। एंड कहीं भी कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। अगर आप कमेंट्स में भी करते हैं कहीं पर, तो आई रिप्लाई समय निकाल करके जितना मेरे राइट से हो पाएगा, बिल्कुल। राइट सर। आकाश सर आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये करेक्टर का भी टेस्ट है और पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है। तो अगर वो बिल्ड करके चलेंगे तो आपको सफलता पक्का हाथ लगेगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया आकाश सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुलदीप। तो सभी दोस्तों को मैं विदा देना चाहूंगा। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, वी विल देयर रिप्लाई टू यू। थैंक यू वेरी